आज हम लोग डिस्कस करेंगे 11 सितंबर में पूछे गए सवाल जो आपका थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। सीजीएल के थर्ड शिफ्ट के 11 सितंबर के सवाल को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ये आपका है थर्ड शिफ्ट का सवाल है। तो चलिए पहला सवाल पे आते हैं। कहता है उस त्रिभुज PQR पर विचार कीजिए जो R पर समकोण है। त्रिभुज PQR जो है R पे समकोण है, उस पर आपको विचार करना है। तो चलिए एक यहाँ पे त्रिभुज ड्रॉ करते हैं। ये त्रिभुज आपका R पे समकोण है। ये देखिए R पे आपका समकोण है। तो बाकी बच गया क्या, P और Q। फिर कह रहा PQ का मान 29 है, ये 29 दिया है, और QR का मान कितना है, 21 है। तो सबसे पहले हम PR निकाल लेंगे। 29 का स्क्वायर क्या होता है, 841। 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441। घटाएंगे तो 400 आएगा। 400 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 20। आप ये ट्रिपलेट याद भी रख सकते हैं, 20, 21, 29। ये SSC में लगातार आ रहा है, 20, 21, 29। ये ट्रिपलेट आप ध्यान में रखेंगे, 20, 21 और 29 का ट्रिपलेट। तो चलिए लंब कर्णधार निकल गया। आपसे बोल रहा है PQR बराबर थीटा, यहाँ दिया हुआ है PQR, ये वाला कोण आपका क्या दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि साइन कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का मान बताइए। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान आपसे पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, या तो साइन को कॉस में बदल लेते हैं या तो कॉस को साइन में बदल लेते हैं, तो दोनों एक टर्म में आ जाएगा। चलिए कॉस को साइन में ही बदल लेते हैं। तो कॉस क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। कॉस को क्या बोलते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बोलते हैं। और एक साइन स्क्वायर पहले से है, मतलब क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब केवल साइन का मान निकालना है। यहाँ देखिए थीटा आपका ये दिया हुआ है कोण Q, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, P/H। P आपका इस थीटा के लिए क्या है, 20 है। इस कोण थीटा के लिए P आपका कौन सा है, ये 20 है, और H क्या है आपका 29 है। तो 1 माइनस P आपका 20 है और H आपका 29 है। अब केवल सॉल्व करना है। ये इसका स्क्वायर भी देखिए, साइन स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। 1 माइनस 20 का स्क्वायर 400, और 400 बाहर में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 800। और नीचे में क्या है, 29 का स्क्वायर कितना होता है, 841। 841 में से 800 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 41/841। ये आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आपका सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। कहता है कि P और Q दो ऐसे वृत्तों के केंद्र हैं। P और Q दो ऐसे वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 7 और 3 है। चलिए यहाँ पे हम पहले दो वृत्त ड्रॉ करते हैं। एक आपका ये वृत्त रहा और एक आपका ये वृत्त रहा। P और Q इन दोनों वृत्त का क्या है, केंद्र है। इस वृत्त का केंद्र आपका है P और एक वृत्त का केंद्र आपका है Q। P और Q दो ऐसे वृत्तों के केंद्र है जिसकी त्रिज्या 7 और 3 है। एक का त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 7 आपका दिया हुआ है। एक का त्रिज्या आपका है, एक का त्रिज्या आपका 7 है और एक का त्रिज्या आपका 3 है। इसका त्रिज्या 7 है और एक का त्रिज्या 3 है। फिर कहता है यदि वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, मतलब इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा, ये आपका हुआ। ये आपका यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, इसको बोलते हैं आपका सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा। इसका नाम दे देते हैं MN, उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा इसको बोलते हैं, इस MN को। कहता है सीधी उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा विस्तारित PQ से, विस्तारित PQ मतलब PQ को विस्तारित करना है। यहाँ से P से पहले Q को मिला देते हैं, मिला दिए। अब इसको विस्तार करना, विस्तार करने का मतलब बढ़ाते हैं। तो विस्तारित PQ से A पर मिलती है। कहाँ मिल रहा है, A पर। ये जो आपका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, इस PQ को बढ़ाने पर इसको कहाँ मिल जाता है, A पर मिलता है। तो A पर मिला दिए, इसको भी बढ़ा करके। तो कहता है A जो है PQ को विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा। यहाँ देखिए ये A जो है इस PQ को किस अनुपात में विभाजित करेगा। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, एक ऐसे हम रेखाखंड ले रहे हैं। इस रेखाखंड का नाम दे देते हैं
mn, और इसके बीच में कोई एक बिंदु ले लेते हैं कहीं पे p, और हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि हम आपको ये बता रहे हैं कि ये p जो है इसमें mn के बीच में कहीं एक बिंदु p है जिसमें mp का मान आपका 5 दे दिए और pn का मान आपका 3 दे दिए, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि p जो है, ये बिंदु p जो है आपका mn को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। बिंदु p mn को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो आप कहेंगे कि इसको 5 और 3 के रेशो में विभाजित कर रहा है। कैसे विभाजित कर रहा है, आंतरिक रूप से कि बाह्य रूप से? तो चूंकि p जो है mn रेखाखंड के अंदर में है, इसलिए आपको ये आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। यानी p mn को 5 और 3 के रेशो में विभाजित तो कर रहा है, लेकिन कैसे? आंतरिक रूप से, आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। चलिए एक और दूसरा लाइन लेते हैं, फिर से एक ले रहे हैं mn रेखा, mn, और इस बार हम कह रहे हैं कि इस mn रेखाखंड को, mn रेखाखंड है ये, mn रेखाखंड को हम कह रहे हैं कि आगे बढ़ा रहे हैं आपका p तक, और हम आपसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले आपको वैल्यू दे रहे हैं कि mp का मान जो आपका है 5 है और pn का मान जो है आपका 3 है। तो p जो है आपका mn को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? ये p जो है इस mn को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो आप कहेंगे कि ये तो p जो है mn को विभाजित ही नहीं कर रहा है, लेकिन कर रहा है। अगर p बिंदु इसके अंदर में है तो विभाजित आंतरिक रूप से हो रहा है। p अगर अंदर में है mn के, मतलब क्या है कि mn को p आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। लेकिन अगर बिंदु p बाहर में है, इसका मतलब ये है कि p जो है mn को, ये p जो है आपका इस mn रेखाखंड को बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है। बाहर में है मतलब बाह्य रूप से विभाजित कर रहा है, और अंदर में है मतलब आंतरिक रूप से विभाजित कर रहा है। तो अभी देखिए हम आपको वैल्यू दे दिए कि mp का मान 5 है और pn का मान 3 है। तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि p जो है mn को किस रेशो में विभाजित कर रहा है। ये तो पता चल गया कि बाहर में है तो बाह्य रूप से विभाजित हो रहा है, लेकिन किस रेशो में विभाजित कर रहा है ये कैसे पता चलेगा? 2:3 में विभाजित कर रहा है, 5:3 में विभाजित कर रहा है, 8:3 में विभाजित कर रहा है, किस रेशो में विभाजित कर रहा है? तो कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, इस p को कुछ देर के लिए हम अंदर में मान के चलते हैं कि अगर ये p अंदर में होता, अगर ये p आपका mn के बीच में कहीं होता, तो p mn को किस रेशो में विभाजित करता? तो हम mp का और pn का वैल्यू पता कर लेते। तो यहाँ mp का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5, और pn का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3। इसका मतलब p जो है mn को 5 और 3 के रेशो में विभाजित कर रहा है। तो यहाँ भी अगर p यहाँ ना हो करके, अंदर में ना हो करके बाहर में भी है, तो p जो है mn को किस रेशो में विभाजित कर रहा है? 5 और 3 में विभाजित कर रहा है। लेकिन कैसे? बाह्य रूप से। अगर अंदर में होता तो आंतरिक रूप से। तो बस कुछ नहीं करना है, अगर बाहर में बिंदु p है तो कुछ सेकंड के लिए बस खाली ये सोच के चलना है कि p अगर अंदर में है तो आपका mn किस रेशो में विभाजित हो रहा है? जिस रेशो में आपका विभाजित हो रहा होगा, बाहर में होने पे भी उसी रेशो में विभाजित होगा। ठीक है, बस बाहर में रहेगा तो बाह्य रूप से विभाजित होगा और अंदर में रहेगा तो आंतरिक रूप से विभाजित होगा। इतना ही सा अंतर है। अब चलिए हम अपने मेन सवाल पे आते हैं। मेन सवाल क्या है कि आपका a जो है PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है? तो a जो है इस रेखाखंड PQ को, इस रेखाखंड PQ को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, हमसे ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, चूंकि PQ के बाहर में a है तो बाह्य रूप से विभाजित करेगा, मतलब आंतरिक रूप वाला जो भी ऑप्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों पहला और तीसरा क्या है? आंतरिक रूप वाला ऑप्शन है, तो आंतरिक रूप से विभाजित तो नहीं कर रहा है, बाह्य रूप से कर रहा है, मतलब ऑप्शन 2 और 4 में से कोई एक होगा। अब कैसे पता करेंगे? इस तरह का अगर आपका सवाल दिया हुआ है तो शॉर्ट तरीका क्या है इसका कि किस रेशियो में विभाजित कर रहा है, तो बस बड़ा त्रिज्या को छोटा त्रिज्या से भाग दे दीजिए। तो बड़ा त्रिज्या क्या है? 7 है, और छोटा त्रिज्या क्या है? 3 है, मतलब 7 और 3 के रेशियो में विभाजित कर रहा है। जब भी इस तरह का आपका सवाल आएगा 2 सर्किल दे करके, तो आपका बस क्या करना है, बड़ा त्रिज्या को छोटा त्रिज्या से भाग देना है, मतलब 7:3 के रूप में विभाजित कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन भी खत्म हो गया, क्योंकि दूसरा ऑप्शन 3-7 बोल रहा है। आप किस में विभाजित कर रहा है? 7 और 3 में। तो बाह्य रूप से तो कर रहा है, लेकिन किस रेशियो में? 7 और 3 के रेशियो में। लेकिन अगर किसी को इसका प्रोसेस जानना है कि कैसे 7 और 3 में विभाजित कर रहा है, ये तो आके डायरेक्ट ट्रिक से आपका ध्यान में रखे कि हाँ त्रिज्या आपका बड़ा 7 है, छोटा 3 है, तो बस 7 और 3 के रेशियो में विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर हमको इसको बनाना है तो कैसे बनाएंगे? चलिए उस पर भी आते हैं। सबसे पहले ये तो छट गया पूरा कि आंतरिक रूप से विभाजित नहीं हो रहा है,
आंतरिक रूप से विभाजित नहीं हो रहा है, पहला और तीसरा छट रहा है, क्योंकि ये जो है बाहर में बिंदु है, तो बाह्य रूप से विभाजित हो रहा है। सबसे पहले अब इसको बनाने का तरीका क्या है, डायरेक्ट अगर बनाना होगा तो क्या करेंगे, दोनों त्रिज्या को भाग दे देंगे, बस बड़ा त्रिज्या को छोटा त्रिज्या से भाग देंगे। बड़ा रेशियो हमेशा पहले और छोटा रेशियो बाद में आएगा। लेकिन अगर डिटेल में बनाना है तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ दो त्रिभुज को हम सर्वांगसम करने वाले हैं। कौन कौन सा त्रिभुज, MAP और MAP और NAQ। MAP कौन सा है, MA और P ये वाला त्रिभुज, और NAQ ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को हम सर्वांगसम करने वाले, सिमिलर करने वाले हैं, समरूप। तो कैसे समरूप होगा, दो कोण अगर बराबर करेंगे त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कोण M जो है क्या है आपका 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि ये आपका टेंजेंट है, और टेंजेंट जो है त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। यहाँ N भी आपका 90 डिग्री होगा, क्योंकि A क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट जो है NQ त्रिज्या के साथ क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो एक कोण तो बराबर हो गया, और A जो है आपका कॉमन है, ये दोनों में कॉमन है, तो दूसरा कोण भी बराबर हो गया। दो कोण बराबर करेंगे त्रिभुज सिमिलर हो जाएगा। अब लिखेंगे कैसे, लिखने के लिए आपको पता ही होगा कैसे लिखेंगे, M बराबर N है तो M पहले बाद में N। अगर M पहले लिख रहे हैं तो इधर भी N को पहले लिखना होगा, फिर A कॉमन है तो बीच में A को लिख रहे हैं तो इधर भी A को लिखना होगा, फिर तीसरा जो भी बचेगा वो लिख देंगे। दो लिख दिए करेक्ट पोजीशन पे, तीसरा अपने आप से करेक्ट पोजीशन पे लिखा जाएगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सिमिलर हो गया आपका। लिखने का भी तरीका सीख गए। अब देखिए जब सिमिलर है तो MA का रेशियो NA का रेशियो, MA फिर AP का रेशियो AQ का रेशियो, ऐसे लिखते हैं AP, लेकिन AP और AQ का हमको काम है नहीं, हाँ सॉरी AP और AQ का ही काम है हमको। तो अगर यहाँ से AP लेंगे तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा, AQ लेना पड़ेगा, यानी AP बटा AQ बराबर, अगर यहाँ से MP लेंगे तो यहाँ से NQ लेना पड़ेगा, MP बटा NQ। अब देखिए MP का वैल्यू कितना है, MP तो रेडियस है बड़ा वाला का, यानी 7 है, और NQ का वैल्यू कितना है, 3 है, छोटा वाला का रेडियस है। AP बटा AQ आ गया। हमको निकालना क्या था कि A जो है आपका PQ को किस रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक सेकंड के लिए A को अंदर ले जाकर देखेंगे कि हमसे क्या पूछना चाह रहा है। पूछना चाह रहा है कि PA का और AQ का रेशियो बताइए, और हम निकाल क्या दिए हैं, PA का और AQ का रेशियो ही निकाले हैं। ये रेशियो कितना आ गया, 7:3 आ गया, मतलब कि आपका 7:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, और चूंकि बाहर में इसलिए बाह्य रूप से। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कहता है 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत 62 है। 12 छात्र का औसत आपका 62 दिया हुआ है, 12 छात्र का औसत आपका 62 है, बाकी छात्रों का औसत 74 है। बाकी कितना हो गया, 30 में से 12 गया तो बाकी 18 बच गया, इसका औसत कितना है, 74 है। तो टोटल कक्षा का औसत पूछ रहा है आपसे। 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 पचे 30, पहले कट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए कितना है आपका 62 है। सबसे सिंपल तरीका क्या है, ये 62 है, इसे कितना ज़्यादा है, 62 12, 62 तो 64 है, 74, 12 ज़्यादा है, कितना बार, 3 बार, तो 12 ज़्यादा है तो प्लस 12, 3 बार ज़्यादा तो गुना 3, बटा में क्या लिखेंगे, ये 5 5, 62 प्लस ये हो गया 36/5, इसको 72/10 भी बोल सकते हैं। 36/5 तो ऊपर 2 से गुना किया तो 72, नीचे 5 में 2 से गुना किया तो 10, इसको क्या बोलेंगे 7.2, 62 में 7.2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7.2 जोड़ेंगे तो 69.2 आ जाएगा आपका, 69.2। अभी हम जितना भी सवाल कर रहे हैं वो ग्राफ के अलावा कर रहे हैं। ग्राफ का वीडियो हम एक बार सारे को कंपाइल करके एक ही वीडियो में बना देंगे, सारे वीडियो को एक ही बार लेके आएंगे। फिलहाल ग्राफ के अलावा सारा सोल्यूशन कर रहे हैं। यहाँ पर A का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया हुआ है, और इसका मान पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, A का मान पुट कर दीजिए। A का वैल्यू 1 दिया है तो 3/A 3 हो जाएगा, 3 गुना A 3 हो जाएगा, 9/A स्क्वायर, A का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 9/1 9 हो जाएगा, ये तो 9 है ही, 9 गुना A स्क्वायर है तो A का मान 1 है तो 1 गुना 9 गुना 1 फिर से 9 हो जाएगा, ये 9 से 9 कट गया, यहाँ 6 यहाँ 9, 6 9 54, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 150 बीमा वाले एक घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है 50, 150 और 175। कहता है एक जैसे कितने विशालतम घनों में विभाजित किया जाता है। इस घनाभ से आपको क्या करना है, विशालतम घन मतलब क्या, बड़ा से बड़ा घन बनाना है। तो बड़ा से बड़ा का मतलब क्या होता है, SCF, बड़ा से बड़ा का मतलब क्या है,
HCF मतलब 50, 150 और 75, इसका HCF निकालना है। HCF निकालना है आपका 50, 150 और 175, इसका HCF कितना आ जाएगा 25। HCF किसको सूचित करेगा? घन की भुजा को बताएगा। बड़ा से बड़ा घन बनाना है तो HCF निकाल दिए जो भी डेटा है उसका, और HCF क्या बताएगा कि घन की भुजा क्या है, तो घन का भुजा निकल गया कितना 25। तो इस घनाभ से कितना घन बना सकते हैं? घनाभ के आयतन में घन के आयतन से भाग दे देंगे। घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसके घन इसमें क्या करेंगे? घन के आयतन से भाग देंगे। घन का भुजा चूँकि 25 है और घन का आयतन होता है क्या? भुजा क्यूब, मतलब 25 गुना 25 गुना 25, 25 गुना 50, 25 छक्का 150, 25 सतह 175, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 12 सतह 84, सॉरी 12 सतह 84। नेक्स्ट आपका सवाल है पी साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 1, तो इतना का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले देखिए, आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? ए का कोई मान रख देते हैं, तो हम ए को क्या करते हैं? 90 रख देते हैं। 90 क्यों रख रहे हैं? 90 रखने से बहुत ईजी हो जाएगा, कॉस 0 हो जाएगा। 90 पे कॉस क्या होता है? 0 होता है, और साइन क्या होता है? 1 होता है, यानी पी बराबर हो जाएगा क्या? 1। अब पी बराबर 1 हो गया, यहाँ पे पुट कर दीजिए। पी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर 1, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। कॉस तो 0 ही होता है, कॉस 90 पे 0 होता है, पूरा 0 हो जाएगा, यानी केवल कितना आंसर आ जाएगा आपका? 1 आ जाएगा। तो ए का मान आप कुछ भी रख के बना सकते हैं, फिलहाल 90 पे आपका सॉल्यूशन ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8, 520 यानी 24/5 गुना 3/8, 3 दूना 6, 7/2 प्लस 2/3 गुना 4/5, 8 तिया 24, 3 तिया 9/5, यहाँ आ जाएगा 6, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ये 4/5 हो जाएगा। 9/5 गुना 21 4, 25/6 गुना 4/5, 5 × 5 = 25, ये 5 गुना 5 25, 25 कट गया। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 2 दूना 4, ये 3 दूना कितना हो जाएगा 6। कहीं तो कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, सॉरी 1 सेकेंड, यहाँ बीच में प्लस का साइन था, गुना कर दिया यहाँ पे आपका साइन क्या है? ये प्लस का साइन है आपका। 8 तिया 24, 3 तिया 9/5 प्लस 3 दूना 6, 2 तिया 6, 7 तिया 21, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 25/6 हो जाएगा, गुना 4/5, 5 × 5 = 25, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 9/5 प्लस 10/3 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 15, 5 तिया 15, 9 तिया 27, 3 × 5 = 15, 10 × 5 = 50, 77/15 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, थोड़ा ध्यान से, प्लस की जगह पर हम एक जगह गुना कर दिए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 54 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में, धारा के विपरीत वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, धारा के विपरीत 54 किलोमीटर 6 घंटा में, यानी चाल कितना हो जाएगा 54/6, यानी 9 किलोमीटर पर घंटा क्या हो गया? धारा के विपरीत में चाल हो गया। धारा के विपरीत को x - y भी आप बोल सकते हैं, दोनों का चाल घटा के लिखते हैं। फिर कहता है धारा की चाल आपका 4.8 है। धारा की चाल मतलब y मान लेते हैं, ये x नाव का चाल है, y धारा का चाल है, तो 4.8 आपका हो गया। तो धारा की दिशा में 279 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 279 किलोमीटर दूरी आपको तय करना है धारा की दिशा में। तो यहाँ पहले देखिए, हमको x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी नाव का चाल निकालना पड़ेगा। नाव का चाल क्या हो जाएगा? 9 में से आपका धारा का चाल घटा देंगे, तो 9 में से आपका 4.8 घटाएंगे, यानी 5 घटा देंगे लगभग, तो कितना हो जाएगा? नहीं घटेगा नहीं, जुड़ जाएगा, सॉरी, ये 9 है, 4.8 इधर y का मान है, उधर जाके जुड़ जाएगा, 9 × 4 = 13.8, 13.8 आपका क्या हो गया? नाव का चाल आ गया। दोनों का अगर धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 13 × 4 = 17, 8 × 8 = 16, यानी 18.6 हो जाएगा। 8 × 8 = 16, 13 × 17 = 18, यानी 18.6 के स्पीड से 279 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में। धारा की दिशा में क्या होता है? धारा का चाल और नाव का चाल जुटता है। धारा का चाल आपका 4.8 है, नाव का चाल हम निकाल लिए 13.8। तो बस इसको सॉल्व कर देना है। कितना टाइम लगेगा? दशमलव हटाएंगे, 0 ऊपर चला जाएगा। 6 × 3 = 18 एक बार में, 6 × 4 = 24, 3 9, 6 × 6 = 36, 3 5 6 25 30, 31 एक बार में 15 5, 31 × 5 = 155,
यानी 16 बाई कितना हो जाएगा 15 घंटा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ग्राफ है, उसके आगे आपका है, हम यहाँ पे केवल ग्राफ के अलावा सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। कह रहा है कि सिद्धि ने अपने स्कूटर इतना में बेचकर विक्रयमूल्य के 1/6 के बराबर लाभ अर्जित किया। तो लाभ प्रतिशत, जब भी परसेंटेज में लाभ पूछेगा तो आपका एक्चुअल डाटा का कोई ज़रूरत नहीं है। कहता है विक्रयमूल्य का 1/6 के बराबर लाभ हुआ। विक्रयमूल्य को अगर हम 6 ले लिए, ये हर में है उसी को विक्रयमूल्य ले लिए, तो लाभ क्या हो जाएगा 6 का 1/6 विक्रयमूल्य का 1/6 यानी 1 हो गया लाभ। तो अब देखिए 6 रुपये में अगर आप बेच रहे हैं जिसमें 1 रुपये का लाभ हो जा रहा है, मतलब आप खरीदे होंगे 5 ही रुपया में, तो पूछ रहा है कि परसेंटेज लाभ, तो लाभ कितना है 1 रुपये का लाभ हमेशा क्रयमूल्य पर निकालते हैं, तो क्रयमूल्य 5/100। ठीक है, लाभ आपका कितना है 1 रुपये का लाभ है, लाभ क्रयमूल्य पर निकालते हैं तो बटा 5, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, 5 से काटेंगे 20% आपका आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट सवाल आपका है कि हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है, तीनों कोण जोड़ के त्रिभुज में कितना होता है 180। अब इसको घटा लेंगे, माइनस 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 माइनस, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, हाफ में से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा -1/2 बच जाएगा, इज इक्वल टू कितना -60। हमसे पूछ रहा है 1/4 है, 1/4 है पूछ रहा है, 2 से भाग दे देते हैं, इधर भी 2 से भाग दे देते हैं, 1/2 में 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 ये बच जाएगा, इधर माइनस से माइनस कट जाएगा ये, और इधर 60/2 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो 1/4 का मान कितना हो गया 30 हो गया। आप ऐसे भी कर सकते थे, हाफ ए का मान आपका दिया हुआ था, हाफ ए का मान आपका 60 आ गया था, तो ए का मान पहले निकाल लेते 120 निकाल लेते। जब ये 120 हो गया तो 1/4 कितना हो जाएगा 120 से यहाँ रख देते तो 30 24 से 30 हो जाता। ये तो केवल सॉल्व करने वाला था, इसमें कुछ खास तो है नहीं। नेक्स्ट आपका ग्राफ ही है, उसके आगे देखिए, इसमें देखिए इस सवाल से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप ये कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़े होंगे, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, लेकिन थोड़ा यूनिक है। हम एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं, ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी किसी टैंक को x घंटा में भर रहा है, ए प्लस बी, इस क्वेश्चन पे बाद में आते हैं, पहले इसको ध्यान दीजिएगा। इस पर ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ पहले से भी है कि ए प्लस बी आपका अगर किसी टैंक को x घंटा में भर रहा है और ए जो है इससे 4 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी x+4, और एक दूसरा पाइप जो बी था, ये जो बी है वो दोनों, ये ए प्लस बी से 9 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है, यानी x+9। सवाल क्या है कि ए और बी दोनों मिलकर किसी टैंक को x घंटा में भर रहा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी टैंक को x घंटा में भर रहा है, और ए जो है ए और बी के लिए गए टोटल टाइम से, यानी x से 4 घंटा ज़्यादा ले रहा है, और बी जो है आपका ए से टोटल 9 घंटे, ए और बी के टोटल काम से टोटल 9 घंटा ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, ए प्लस बी किसी काम को x घंटा में कर रहा है या किसी टैंक को x घंटा में भर रहा है, ए जो है ए प्लस बी से 4 घंटा ज़्यादा, और बी जो है ए प्लस बी के टाइम से 9 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो बताइए कि ए प्लस बी काम को कितना देर में करेगा। तो बस कुछ नहीं करना है, जितना ज़्यादा ले रहा है, पहले 4 ज़्यादा ले रहा है पहला टैंक, और दूसरा टैंक क्या ले रहा है 9 ज़्यादा ले रहा है, तो बस अंडर रूट अधिक और अधिक का वर्गमूल निकाल लेना है, अंडर रूट अधिक गुना अधिक। तो पहला बार 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है और दूसरा जो है आपका वो 9 घंटा ज़्यादा ले रहा है, तो 9 और 4 36, यानी क्या हो जाएगा 6, वर्गमूल निकाल देंगे 6, यानी ए जो है ए प्लस बी जो है 6 घंटा में टैंक को भर रहा है। अगर पूछेगा कि ए टैंक को कितना घंटा में भर रहा है, तो ये x+4 ले रहा है, मतलब 6 4 10 हो जाएगा, और ये x+9 यानी कि बी कितना घंटा में भर रहा है, तो x का मान 6 निकल गया, तो 6+9 15 घंटा में भर रहा है। ठीक है, इतना बात समझ गए आप। अब देखिए इस सवाल पे आते हैं, वापस से एकदम एग्जैक्ट सेम सवाल है आपका। कह रहा है कि एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह वाले 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। 3 पाइप है, पाइप का नाम दे देते हैं ए, बी और सी। कहता है जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करता है, पहला 2 पाइप मतलब कौन सा, ए और बी, यहाँ ऊपर लिखते हैं ए प्लस बी,
जब पहला 2 पाइप एक साथ काम करता है, यानी दोनों मिलके काम कर रहा है, तो वो टंकी को उतनी ही अवधि में भरता है जितनी अवधि में अकेले तीसरा पाइप भरता है। तीसरा पाइप, अगर तीसरा पाइप x घंटा में भर रहा है तो a प्लस बी भी x घंटा में ही भर रहा है। a प्लस बी पहला जो 2 पाइप है उतना ही टाइम में भर देता है जितना टाइम में c अकेले भरता है। तो अगर हम मान लिए कि c अगर x घंटा में भर रहा है तो a प्लस बी भी कितना घंटा में भर रहा है, x घंटा में भर रहा है। हम ऐसे लिख देते हैं, a प्लस बी और c दोनों ही कितने घंटा में भर रहा है, x घंटा में भर रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है आगे कि दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटा जल्दी भरता है। ये देखिए, ये पहला पाइप, ये दूसरा पाइप और ये तीसरा पाइप। ठीक है, और C का जो वैल्यू है वो हमको पता है कि a प्लस बी के वैल्यू के बराबर है। C का वैल्यू जो है a प्लस बी के वैल्यू के बराबर है, और C का वैल्यू हम माने कितना है, x मान लिए हैं। C के वैल्यू को हम x मान लिए हैं। कहता है दूसरा पाइप जो है पहले पाइप की तुलना में 5 घंटा जल्दी भरता है। मतलब दूसरा पाइप पहला से 5 घंटा जल्दी भर रहा है। मतलब अगर ये 10 घंटा ले रहा होगा पहला पाइप, तो दूसरा पाइप 5 ही घंटा ले रहा होगा, 5 घंटा जल्दी काम कर दिया। ठीक है, दूसरा पाइप जो है पहला से 5 घंटा जल्दी से भर रहा है। मतलब अगर पहला पाइप 10 घंटा ले रहा है, दूसरा पाइप 5 घंटा लिया होगा। आगे क्या कहता है, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटा धीमे भरता है। ये दूसरा कहीं बात हो रहा है कि दूसरा पाइप जो है पहला से तो 5 घंटा तेज़ी से भर रहा है, लेकिन तीसरा पाइप से 4 घंटा धीमे भर रहा है। तीसरा पाइप से 4 घंटा धीमे आपका क्या है, बी है दूसरा पाइप। तो दूसरा पाइप जब इससे 4 घंटा धीमे है तीसरा से, मतलब तीसरा पाइप दूसरा से 4 घंटा तेज होगा। तो 4 घंटा तेज होने का मतलब 5 घंटा में भरती है, 1 ही घंटा में भर दिया होगा। अगर हम आपसे 4 घंटा धीमा है, मतलब आप हमसे 4 घंटा तेज हैं, तो दूसरा पाइप चूँकि 4 घंटा धीमा था, मतलब पहला पाइप, तीसरा पाइप क्या होगा, 4 घंटा तेज होगा। तो ये 5 घंटा भर रहा है तो वो 1 ही घंटा में भर दे रहा होगा, तभी तो 4 घंटा तेज कहलाएगा। चलिए अब इसी चीज़ को देखिए, अगर हम x को, अगर इस पहले हम इसको x माने हैं, और यहाँ देखिए अब 1 और 5 में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है। तो हम तो माने थे x, यानी 5 एक्चुअली है क्या, x प्लस 4 है। और ये क्या है, 1 और 10 में कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है। मतलब ये एक्चुअली है क्या, x प्लस 9 है, चूँकि c को तो हम x माने थे। ठीक है, अब देखिए अभी आपको बताएं इसको, अब c को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर देते हैं। c को थोड़ा देर के लिए इग्नोर कर दीजिए। यानी क्या है आपका, ये c और a प्लस बी तो एक ही था ना, इसलिए हम c के जगह पर a प्लस बी लेके आ गए। a प्लस बी किसी काम को x घंटा में, b जो है इसे 4 घंटा ज़्यादा ले रहा है, और a जो है इसे 9 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो a प्लस बी कितने देर में काम कर देगा, बस कितना ज़्यादा ले रहा है, अंडर रूट अधिक गुना अधिक। ये 4 घंटा ज़्यादा ले रहा है तो गुना 4, ये 9 घंटा ज़्यादा ले रहा है तो 9, यानी कितना हो जाएगा, 6 घंटा में a प्लस बी आपका क्या हो जाएगा, भर देगा। आपसे पूछ रहा है क्या कि पहला पाइप टंकी को भरने में कितना घंटा लेगा। तो पहला पाइप क्या है, x प्लस 9 है, तो x प्लस 9, x का मान 6 है, यानी 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 15 घंटा हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर दूसरा पाइप के बारे में पूछता तो x का मान 6 था, 6 प्लस 4 कितना होता, 10 घंटा होता। और दोनों के बारे में पूछता तो 6 घंटा, या c के बारे में पूछता तो भी 6 घंटा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नमन किसी दुकान से 720 रुपये में कुछ सेब खरीदता है। कुछ सेब खरीदा, हमको नहीं पता है कितना सेब खरीदा है जो। फिर कहता है कीमत पर मोल भाव करता है, और दुकानदार कीमत में प्रति सेब 2 की कमी कर देता है। पहले जितना में वो खरीदा था, मोल भाव करने के बाद क्या हुआ, 2 रुपया प्रति सेब कम कर दिया। यानी पहले अगर वो 20 रुपये में एक सेब खरीद रहा हुआ, तो अब 18 रुपये में एक सेब दे दिया, 2 रुपया कम कर दिया। इस कारण क्या हुआ, नमन पहले खरीदे गए सेब से 4 सेब अधिक खरीद लेता है। तो उसने पहले कितना सेब खरीदा था, तो मान ले, ऑप्शन से इसको बनाएंगे। मान लेते हैं कि पहले उसने 40 सेब खरीदा होगा, पहला ऑप्शन 40 है तो 40 ही मान लेते हैं, और 40 720 को कट भी कर देगा आसानी से। जो आसान ऑप्शन होगा उसको लेके चलेंगे। पहला ऑप्शन क्या है, 40 है, और 40 720 को एकदम ईजिली काट देगा, 1872। तो मान लेते हैं कि पहले उसने सेब खरीदा था कितना, 40। तो अगर पहले 40 सेब खरीदा था तो 720 रुपये में वो 18 रुपये के हिसाब से खरीदा होगा, 1872। 40 सेब खरीदा होगा मतलब एक सेब का कीमत 18 रुपया होगा। बाद में क्या करा कि सेब में 2 रुपया का कमी हो गया है, मतलब सेब का कीमत अब कितना हो गया, 16 हो गया। तो 720 रुपया खर्च कर रहा है, एक सेब का कीमत 16 रुपया है, तो 720 में कितना सेब खरीद पाएगा वो, तो 16 चौ 64 और 8 जीरो 16 85, 45 सेब खरीदेगा। यानी पहले से 5 सेब ज़्यादा खरीद लिया। यहाँ बोल रहा है कि पहले से 4 सेब अधिक खरीद रहा है, और यहाँ पे आगे कितना मेरा 5 सेब अधिक खरीद रहा है।
मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, हमको 4 से ज़्यादा आना चाहिए था, यानी ये ऑप्शन गया। चलिए दूसरा ऑप्शन लेके चलते हैं। 44 से तो इसको काटना थोड़ा मुश्किल है, इसको नहीं लेके चलेंगे। 48 से भी इजीली नहीं कटेगा, कट जाएगा लेकिन इजीली नहीं कटेगा। सबसे बेस्ट क्या है इसका, 40 के बाद सबसे बेस्ट ऑप्शन 36 ही है, क्योंकि 36 में 72 तुरंत कट जा रहा है। तो चलिए अगर मान लेते हैं कि उसने पहले 36 सेब खरीदा था, तो 720 रुपये में 20 के दर से वो सेब खरीदा होगा। बाद में क्या हुआ, 2 रुपये कम हो गया, मतलब सेब का कीमत अब 18 रह गया। तो जब सेब का कीमत 18 रह गया, 720 रुपये लगाया, मतलब 18×72 40 सेब खरीद लिया। 18 के हिसाब से 720 रुपये में 40 सेब खरीद लिया। पहले 36 खरीद रहा था, अभी 40 खरीद रहा है, मतलब 4 सेब ज़्यादा खरीद रहा है। यहाँ कह रहा है कि हाँ 4 ही सेब ज़्यादा खरीद रहा है, मतलब यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ऐसे सवाल को ऑप्शन से करेंगे जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16। एक महिला अपनी आय का 2/3 व्यय करती है। चलिए आय का 2/3, आय 3 मान लेते हैं, तो 3 को 300 गुणज में लिखते हैं, 100 के गुणज में, तो 300। व्यय कितना हो जाएगा, 300 का 2/3 मतलब 200। तो आय 300 है, खर्चा व्यय मतलब क्या है, खर्च है, खर्च 200 है, तो बचत कितना हो जाएगा, 100 रुपये हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आय में 18% वृद्धि हुआ, तो 300 का 18%, 18 की 54 बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, 354 हो गया। व्यय में 24% बढ़ा, 24%, 200 का 24 दूना 48, 48 बढ़ गया, मतलब टोटल 248 हो गया। तो बचत कितना हो जाएगा, 354 में 148 घटाएंगे, 54 में 48 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 300 में 2 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब देखिए बचत क्या हो रहा है, पहले 100 था, अभी बचत 106 है। कह रहा है बचत में कितने % वृद्धि हुआ, तो कितना वृद्धि हो गया, 6 वृद्धि हुआ। 100 में जो ही वृद्धि होता है वही % वृद्धि हो जाता है, यानी 6% का वृद्धि हो गया। 6% वाला आंसर आएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। यहाँ देखिए हमसे जो पूछ रहा है वो क्या है, 9x² एक्चुअली है क्या, 3x का होल स्क्वायर है, और इधर जो 9x² है वो 3x का होल स्क्वायर ही है। अगर हम पूरे को x मान लें, यानी x² + 1/x² का डेटा पूछ रहा है, या पूरे को y मान लें 3x को, यानी कि 3x को y मान लें, तो y² + 1/y² का मान पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए इधर भी 3 होना चाहिए हर जगह, यहाँ 3x है तो 3x है, यहाँ भी 3x होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ 3 से गुना कर देते हैं दोनों साइड हम 3 से गुना कर दे रहे हैं। तो 3 गुना x करेंगे तो 3x, 3 को 1/9 से गुना करेंगे तो 3 गुना ये हो जाएगा 1/3, और ये 3 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, दोनों साइड 3 से गुना कर दिए। तो आपका y + 1/y = 9 आ गया। आपको y² + 1/y² पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, a² - 2। आप पढ़े हैं कि x + 1/x बराबर a रहे, तो x² + 1/x क्या होता है, a² - 2 होता है। तो 81 - 2 कितना हो जाएगा, 79, 79। क्वेश्चन नंबर 18। त्रिभुज ABC की 2 माध्यिकाएं AD और BG पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए त्रिभुज ABC की 2 माध्यिका है, यहाँ पहले त्रिभुज का 2 माध्यिका ले लेते हैं। ये त्रिभुज आपका है, एक माध्यिका आपका AD, माध्यिका क्या करता है, भुजा को 2 बराबर भाग में बांटता है। एक माध्यिका आपका AD और एक माध्यिका आपका BE। एक माध्यिका आपका AD है और एक माध्यिका आपका क्या है, BE है। कितना डिग्री पर छेद करता है, समकोण पर। समकोण यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। समकोण पर प्रतिच्छेद का मतलब हर जगह समकोण ही बनेगा। AD का मान क्या दिया हुआ है, 12। तो जब ये AD पूरा क्या है आपका 12 है, माध्यिका आपको पता है जहाँ पे मिलता है उसको केंद्रक बोलते हैं, और केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, 2:1 में। तो टोटल 12 है तो 8 और 4 हो जाएगा, 2:1। BE 9 है, तो BE आपका ये वाला है, ये 9 है, तो 6 और 3 हो जाएगा, 2:1। आपसे पूछ रहा है AB का लंबाई, इसका लंबाई पूछ रहा है, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बना रहा है, माध्यिका समकोण पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ऐसा दिया हुआ है, तो 8 से 10 हो जाएगा। ट्रिपलेट 6 8 10। नेक्स्ट आपका सवाल है, कहता है सोहन ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1,41,545 की राशि उधार लिया। 11% की दर से इतना राशि उधार ले रहा है वो।
प्रथम वर्ष की समाप्ति पर वह उधार ली गई मूल राशि की वापसी के लिए 25,490 चुकाया था। पहला वर्ष समाप्त हुआ, 25,490 जाकर उसको दे आया। फिर कहता है सोहन जो है दूसरे वर्ष की समाप्ति पर सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करता है। दूसरे वर्ष का समाप्ति पे क्या किया, जो भी बचा कुचा था सब पैसा उसको चुका दिया। जितना भी आपका उसका ब्याज हुआ होगा, मूलधन हुआ होगा, सब पैसा चुका दिया। पहला वर्ष में 25,490 चुकाया और दूसरा वर्ष में बाकी जितना पैसा बच गया मूलधन सहित ब्याज बाज सब पूरा चुकता हो गया, कुछ भी नहीं बचा, पूरा चुकता। फिर कहता है जिसमें प्रथम वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज भुगतान भी शामिल है। मतलब प्रथम वर्ष में भी जो ब्याज उसको चढ़ा होगा उस पर सब कुछ चुका दिया, कुछ भी नहीं रखा बाकी, सब चुका दिया, ब्याज मूलधन सब चुका दिया। तो कहता है दूसरे वर्ष की समाप्ति पर कितना राशि भुगतान किया, यानी फाइनल लास्ट में कितना, पहला वर्ष में कितना किया था, 25,490 किया था, 25,490 ये दिया हुआ है। तो दूसरा वर्ष के अंत में मतलब कि टोटल वो लास्ट में कितना भुगतान किया। तो चलिए हम ये मान के चलते हैं कि वो शुरू में कुछ चुकाया ही नहीं था, वो डायरेक्ट दूसरे वर्ष में चुकाया। पैसा लिया कितना, 1,41,545, 11% की दर से, और हम मान लिए कि दूसरे वर्ष के अंत में सारा राशि चुका दिया। पहला वर्ष में वो सब कुछ नहीं चुकाया था। ठीक है, तो क्या होगा, 1,41,545 रुपया वो कर्जा लिया था। 11% की दर से 2 वर्ष में वो कितना कर्जा चुकाएगा, 22% तो मूलधन 22% तो ब्याज चुकाएगा 2 वर्ष में 11% की दर से, और 100 उसका अपना मूलधन होगा, मतलब 122% चुका देगा। ठीक है, 22% ब्याज और 100% मूलधन, मतलब 122% चुकाएगा। यानी इसका आपका 122% को बोलेंगे 1.22, 122% क्या बोलेंगे 1.22%, हटाएंगे 0.2 अंक इधर आ जाएगा। अगर वो बीच में कोई राशि नहीं चुकाता तो क्या करता, वो इतना राशि चुका देता। 1,41,545 लिया था ब्याज सहित, टोटल राशि इतना चुका देता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्चुअल में, हम तो ऐसा मान लिए हैं, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं है। हुआ क्या है कि वो 25,490 पहला बरस के अंत में ही चुका दिया था। तो पहला बरस के अंत में चूँकि वो 25,490 रुपया चुका दिया था, तो हम तो वो वाला 25,490 इसमें भी जोड़ दिए हैं। मतलब ये 25,490 हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो 11% उसको 1 साल में और ब्याज लगा होगा, चूँकि 1 साल के बाद ही चुका दिया था, और ये चुकाया है टोटल लास्ट में दूसरा साल के बाद, तो 1 साल में इतना पैसा का कुछ ब्याज भी तो लगा होगा, वो भी ब्याज हम इसमें जोड़ दिए हैं। हमको ब्याज भी घटाना होगा, तो ब्याज कितना लगा होगा 1 साल में, 11% की दर से 1 साल में 11% ब्याज लगेगा। मतलब 100% तो ये मूलधन है 25,490 और 11% ब्याज, मतलब कि 25,490 का 111% क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। 100% जो मूलधन चुकाया वो, और साथ ही साथ इसका ब्याज भी इसमें जोड़े हुए हैं, ब्याज को भी हमको घटाना पड़ेगा। ब्याज 11% होगा 1 साल में, तो 100% मूलधन 11% ब्याज, मतलब टोटल कितना हो जाएगा 111%, इतना इसको घटाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए घटाते हैं, क्या घटाना पड़ेगा, 25,490 का 1.11, 111%, हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, दशमलव इधर आ जाएगा 2 अंक पहले। अब इसको सॉल्व करना है हमको। देखिए सबका इकाई अंक अलग अलग डेटा है, तो बस इकाई अंक निकालना है, मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 122 को 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 500 और 22 बहुतल से, यानी 610 आ जाएगा। 610 का 0 बाकी कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। ठीक है, अगला एक बार और गुना करते हैं, 122 को 4 से गुना करेंगे, 488 हो जाएगा। 488 और 61, 8 1 9, 814, 4 1 5, 549 हो जाएगा। ये 2 अंक हम ले लेते हैं, दशमलव चूँकि यहीं पे बैठ जाएगा आकर के। ठीक है, एक अंक और ले लेते हैं, फिर 122 गुना 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, वही आ जाएगा 610, और यहाँ से बाकी कितना था आपका, 54 बाकी था, यानी 664 हो जाएगा। 664, 4 ले लिए। अब इतना ही, आगे अब सॉल्व नहीं करेंगे इसको। अब नीचे वाला को सॉल्व करते हैं, माइनस वाला इन डाटा को। 111 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई भी बचत नहीं रहेगा। 111 को 9 से गुना करेंगे तो 999 हो जाएगा, 9 लेंगे, बाकी 99 बाकी रह जाएगा। 111 को 4 से गुना करेंगे 444 हो जाएगा, 444 में 99 बाकी जोड़ देंगे, 9 4 13। ठीक है, 9 4 13, 9 4 13 14, 4 1 5, 540 हो जाएगा। 3 लिखा जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत। ये घटाएंगे 0 0, 4 में 3 गया 1,
यानी अंतिम इकाई अंक हमको क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। एक आपका इसी ऑप्शन में है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आप चाहेंगे तो पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि मेरा आंसर से हमको सिर्फ मतलब है इकाई अंक। अगर बाकी दो में अगर एक एक रहता तो एक अंक और सॉल्व करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कहता है स्टार को उस लघुत्तम संख्या से प्रतिस्थापित कीजिए जिससे इतना 6 से विभाजित हो जाए। 7 2 3 स्टार 5 6 स्टार 6 से विभाजित होना है। 6 से विभाजित का रूल क्या है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा, 2 से भी और 3 से भी, वो 6 से विभाजित हो जाएगा। तो चलिए स्टार के जगह पर पहला ऑप्शन 4 है तो 4 रख के देखते हैं। 3 से विभाजित होने का रूल क्या है, 2 से तो विभाजित हो जाएगा, जो कि अंतिम अगर सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाजित होने का रूल क्या है, सारा का सम 3 से कटना चाहिए। 7 2 9 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया। अब देखिए यहाँ पे 5 4 9 4 13 ये नहीं कट पा रहा है, 3 से नहीं कटेगा। 12 होना चाहिए, 15 होना चाहिए, तब कटेगा। 13 नहीं कट पाएगा। दूसरा ऑप्शन 2 है, 2 लेके चलते हैं, 2 2 तो ये 5 बचा हुआ है, 2 2 5 2 7 और 2 9, 3 से कट गया। तो यानी यही वाला आंसर हो जाएगा। 3 से भी कट रहा है और चूँकि इकाई अंक क्या है, 2 है, इसलिए आपका ये 2 से भी कट जाएगा। तो 2 और 3 से कट जाएगा, वही 6 से कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 ही होगा। ऐसा सवाल को ऑप्शन ही बनाइए तो ज़्यादा बेहतर है, टाइम बचेगा। त्रिभुज LMN, एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ट्रायंगल का नाम क्या है, L M और N। L बराबर 118, ये 118 दिया है। 118 को हम 120 मान के चलते हैं तो बाकी दोनों कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि 120 60 180 होता है। लेकिन हम ये जो 118 ही है तो 60 नहीं होकर क्या हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 120 रहता तो 60 होता है, यहाँ 2 कम है तो इधर 2 ज़्यादा हो जाएगा, तो 62 हो गया। LM बराबर LN, LM और LN बराबर है। जब 2 भुजा बराबर है तो बराबर भुजा के सामने का कौन बराबर होता है, बराबर भुजा के सामने का कौन बराबर होता है। इसके सामने ये वाला कौन, इसके सामने ये वाला कौन, दोनों बराबर होगा। क्योंकि दोनों 62 है तो कितना कितना हो जाएगा, 31 और 31 हो जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 31 हो जाएगा। N पूछ रहा है 31, M पूछता तो भी 31 हो जाता। नेक्स्ट आपका है, कहता है राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% छूट मिलता है। देखिए एक पंखा खरीद रहा है तो उसको 8% का डिस्काउंट मिल रहा है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% छूट मिलता है। एक अगर खरीदेगा तो 8% डिस्काउंट, लेकिन अगर 3 खरीदेगा तो पहला पर 6, दूसरा पर 10 और तीसरा पर 12% छूट मिलता है। राम द्वारा 3 पंखों के लिए भुगतान की राशि 6800 है, मतलब वो 3 ही पंखा खरीदा है, तो एक पंखा से हमको कोई ज़रूरत नहीं है, एक पंखा का कहानी खत्म। अगर हम 3 पंखा खरीदें तो हम 3 वाला डेटा लेके चलेंगे, और तीनों के लिए राशि भुगतान किया है कितना, 6800। तो मान लेते हैं कि पहला पंखा की कीमत 100 है तो 6% उसको डिस्काउंट मिल गया, मतलब वो 94 में खरीदा होगा। दूसरा पंखा का अंकित मूल्य अगर 100 होगा, 10% डिस्काउंट पर खरीदा है, मतलब 90 में खरीदा होगा। तीसरा पंखा का भी मान लेते हैं कि अंकित मूल्य 100 ही है, 12% छूट पर खरीदा होगा, मतलब वो 88 में खरीदा होगा। तो टोटल वो कितना में खरीद लिया, 8 4 12 9 9 18 8 26 और 1 27, 272 में आपका तीनों पंखा खरीद लिया। और यहाँ कह रहा है कि तीनों पंखा के लिए टोटल वो 6800 रुपये भुगतान किया है। यहाँ पे भुगतान कितना कर रहा है, 272 भुगतान कर रहा है। तो कह रहा है प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य, प्रत्येक पंखा का तो हम 100 ही माने थे, तो प्रत्येक पंखा का अंकित मूल्य 100 से गुना कर देंगे। प्रत्येक पंखा का अंकित मूल्य के लिए 100 से गुना कर देंगे। सॉल्व कर लेंगे अब। 7 2 9 2 11, इसे 4 बार में कट जाएगा। देखिए 8 4 32, 8 4 24 3 27, डेटा दिया 4 से कटने वाला, 4 से 25 4 100, ये हो गया 25 है, 2 जीरो इधर है, जो 2500 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है, बस 2 ही सवाल बचा हुआ है। साइन 74 क्या कहते हैं, cos 16। साइन कॉस में चेंज होता है, tan क्या होता है, कॉट में चेंज होता है, इसको cot 16 बोल सकते हैं। cos 16 और cot 16 ये तो कुछ था ही नहीं। साइन 90 माइनस फार्मूला और tan 90 माइनस वाला फार्मूला लगाना था। लास्ट आपका क्या है, इतना और इतना का मध्यानुपाती, और इतना और इतना का मध्यानुपाती क्या अनुपात पूछ रहा है। तो मध्यानुपाती क्या होता है, √AB, ए के जगह पर 1.21 और बी के जगह पर 0.09। इसका इन दोनों का मध्यानुपाती क्या होगा, 0.06 0.36। मध्यानुपाती होता है √AB। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। यहाँ से हो जाएगा 1.1, यहाँ से हो जाएगा 0.3, यहाँ से 0.4 और यहाँ से क्या हो जाएगा 0.6। पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक कट गया, पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक कट गया। 3 दूना 6 हो जाएगा 11, इधर क्या होगा 4 दूना 8, 11:8। ठीक है।